खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे असरदार शब्द होते हैं। बहुत पहले अपनी एक कविता में मैंने लिखा था कि स्थिर नहीं है सृष्टि में कुछ भी, और तुम भी शब्द तो नहीं कि ठहर जाओ किसी पृष्ठ पर सदा सदा के लिए। मंशा ये थी मेरी कि मैं ये मानता हूँ, ये जानता हूँ अपने जो भी थोड़े बहुत अध्ययन के बाद, तो मुझे लगता है कि शब्द हमेशा ठहरते हैं, दौर बदलते हैं, युग बदलते हैं, लेकिन जो एक बार लिख दिया गया वो हमेशा रहता है पृष्ठों पर और वो पढ़ा भी जाता है। लेकिन सवाल ये कि उसे लिखता कौन है और क्या सोच कर लिखता है। ऐसी ही बातों को जानने के लिए आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पहाड़ों से चलकर यहाँ आई, इस शहर की हो गई, इस शहर सी हो गई। तो बहुत बहुत स्वागत है श्रीमती भावना शेखर जी का। नमस्कार विमलेंदु जी। हमें काफ़ी खुशी है कि आज आप यहाँ उपलब्ध हैं पीपल की छाँव में। ये हमारा वॉइस ऑफ पीपल का कार्यक्रम है। यहाँ पर हम बातें करते हैं रचना प्रक्रिया की, लोगों से मिलते जुलते हैं और उन लोगों से जिन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसा दिया है समाज को, रचना क्षेत्र में कुछ ऐसा योगदान दिया है जिससे कि लोग प्रेरित होते हैं। और आपका नाम इस फहरिस्त में काफ़ी ऊपर आता है। हम सब परिचित हैं, हम सब आशना हैं आपसे। तो बात वहीं से शुरू करते हैं कि ये लेखन, वाचन, अकादमिक जगत के प्रति रुझान क्या आपके घर से ही आया या फिर आपने आगे जाकर इसको कहीं से ग्रहण किया? ऐसा है विमलेंदु, मेरे जीवन, जब मैं अपने जीवन की पूरी यात्रा को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो चाहा वो नहीं पाया। अच्छा। और जो पाया उससे बहुत खुश हूँ मैं। ऐसा नहीं, जो पाया उससे जो चीज़ें नहीं मिली वो भरपाई हो गई उसकी। तो जीवन में जहाँ तक कुछ बनने या करने की बात है तो बहुत कुछ बनना चाहा। सबसे पहले तो मुझे था कि कॉलेज प्रोफेसर बनना है, क्योंकि पीएचडी किया, शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अव्वल किया और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए, एमफिल, पीएचडी करके यूनिवर्सिटी टॉपर रही। तो लगा कि जब प्रोफेसर बनूंगी तो मैं बहुत अच्छा करूंगी। लेकिन कहते हैं ना कि आप इधर जाना चाहते हैं और किस्मत कान पकड़कर आपको दूसरे रास्ते पर भेज देती है। और ये भी तो कहते हैं ना कि अगर आपके मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा। ये तो यही, उसमें ऊपर वाले की मर्जी होती है। ये बिल्कुल मेरे जीवन पर पूरी तरह से चरितार्थ होता है। क्योंकि उसके बाद मैंने फिर पत्रकार बनना चाहा तो वो ज़माना कुछ और था। पत्रकारिता के बारे में लोगों को एक ऐसा ये था कि लड़कियों के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र नहीं है या सुरक्षित नहीं है, जो मेरे पिता का उस समय जो ये था एक प्रकार से उनकी जो धारणा थी। उसके बाद मैंने फिर लॉयर बनना चाहा। लेकिन अब मैं दोनों ही, कुछ परिस्थितियां थी, मतलब मुझे उस तरफ जाने नहीं दिया गया। और विमलेंदु, मैं आपको क्या बताऊं कि कहते हैं ना, जो आप चाहते हैं वो ईश्वर किसी दूसरे रूप में देता है। आज मेरी बेटी जो है वो पत्रकार है और मेरा बेटा जो है वो लॉयर है। क्या बात तो पता नहीं लगता इसी रूप में ये इच्छाएं पूरी हुई। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जाना था, लेकिन वही हुआ कि मैं विवाह करके बिहार आ गई। दिल्ली में मुझे पीएचडी करते ही किरोड़ीमल कॉलेज में मेरा हो गया था, लेकिन हमने प्रेम को जो है वो अपने करियर के ऊपर चुना। और यहाँ आकर बहुत अच्छी बात बताई आपने। यहाँ आकर फिर जीवन बदल गया। मैं कॉलेज में तो नहीं हुआ मेरा, जो भी परिस्थितियाँ थी, लेकिन हाँ फिर मैंने स्कूली शिक्षण किया काफ़ी लंबे समय तक। जी, हम सब जानते हैं इस बात को। और मुझे जहाँ तक लगता है कि पटना में एक से एक बहुत मशहूर शिक्षक हुए हैं और स्कूल के स्तर पर जब भी किसी मशहूर शिक्षक या शिक्षिका का जिक्र आता है तो आपका नाम तो लिया ही जाता है। आपके पढ़ाए बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा नाम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बाकी कृतित्व और रचना कर्म पर तो बात होगी, लेकिन आपने इतने खूबसूरत वक्त में, इतनी ठंडी हवा के झोंकों में एक बड़ी अच्छी बात छेड़ दी है, प्रेम की बात। तो जाहिर सी बात है कि भाई शिक्षण, पढ़ाई लिखाई, रचना कर्म, ये सब के पीछे भी प्रेम एक प्रेरणा होती है। और आप यूनिवर्सिटी टॉपर रहीं, सब कुछ रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय में रहीं। और मैं चाहूँगा कि आप बताएं दर्शकों को, श्रोताओं को कि आप कौन से कॉलेज की छात्रा थी? मैं लेडी श्री राम कॉलेज की छात्रा थी, जो आज भी देश का शीर्ष कॉलेज माना जाता है। बिल्कुल। तो उस कॉलेज की छात्रा थी आप और उसी समय आपने
साहित्य के साथ साथ प्रेम को भी समझना शुरू कर दिया और शायद उसके बाद आपने ये निर्धारित किया कि तरजीह जो है वो प्रेम को दी जानी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या वो वाकया था, थोड़ा सा, अगर बहुत ज़्यादा नहीं और आप अगर कंफर्टेबल फील करें तो थोड़ा उस विषय पर भी बात करते हैं। किस विषय पर? जी जी, प्रेम पर ही तो बात नहीं हो रही इस दुनिया में, तभी तो मुझे लग रहा है कि हमारा जीवन, जो मैं आपको सच बताऊं विमलेंदु, कि मैं हिमाचल प्रदेश की हूं और दिल्ली में पली बढ़ी जन्मी, तो मतलब आप इसको अन्यथा ना लें, वो ज़माना था कच्ची उम्र का। मैं भारत के नक्शे में बिहार को देखती भी नहीं थी। मुझे लगता था जैसे नॉर्थ ईस्ट असम, मतलब मेरे लिए बिहार वॉज जस्ट आउट ऑफ, मेरे उससे ये नहीं पता था मेरे जीवन की जो पूरे तार हैं वो बिहार से ही जुड़े हैं। नहीं, वैसे भी कोई देखना नहीं चाहता तो हम बिहार वाले दिखा जरूर नहीं हुआ वो। और उसके बाद प्रेम, तो मैं तब एमए में थी और मुझे लग रहा है कि ज़्यादा तो क्या कहा जाए, लेकिन बिल्कुल ये लग रहा है कि सुन के लगेगा एक फैंटेसी है या एक फिल्मी कहानी है। एक खलनायक आता है, वो नायिका को परेशान करता है और बीच में नायक आके जो है अपना जो है प्रभाव जमाता है और फिर वो नायिका नायक की ओर जो है उन्मुख हो जाती है। कुछ ऐसा ही हम लोगों के बीच बड़ा नाटकीय ढंग से हुआ और उसके बाद फिर बात चलते चलते आगे एक सी ही कहानियां होती हैं ऐसी विश्वविद्यालयों में तो खासकर। खैर, और एक चीज मैं रोकना चाहूंगी, बहुत लंबा हम लोगों का कोर्टशिप चला जी, 7 वर्ष तक। अच्छा। जो आजकल के बच्चों के लिए मुझे लग रहा है एक नज़ीर है, जो आजकल है कि तू नहीं तो और सही और नहीं तो और सही, और उनका तो अपने पोशाक की तरह वो अपने रिश्ते बदलते हैं। तो 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बहुत ही कठिनाई से विवाह हुआ, लेकिन जब हो गया तो मैं दिल्ली गई, अपना पीएचडी का कुछ हिस्सा बाकी था वो पूरा करने। तो मुझे वो जो थे खलनायक बन के जो हम दोनों के बीच आए थे, वो मेरे पास आए और मुझे कहा उन्होंने बड़ी इज्जत से, मैडम आपकी शादी उन्हीं से हुई है ना। मतलब ये हालात थे कि बाद में उनको भी लगा कि नहीं, ये बहुत ही, ये प्रेम सफल होना चाहिए। बहुत सुंदर। तो ये एक रोचक बातें हैं। वाकई बिल्कुल सही कहा आपने, ये किस्से रोचक तो बेशक हैं और इसीलिए इंटेंशनली मैं आपको इधर मोड़ रहा था, क्योंकि आपको कई जगहों पर लोगों ने आपके कृतित्व और रचना कर्म के बारे में बातें करते सुना है, और लेकिन इस सुंदर रचनाकार का जो हृदय है, जो इतनी सुंदर खुद भी दिखती हैं, उनके पीछे कुछ सुंदर कहानियां भी हैं, ये भी लोग जाने, उससे रूबरू हों, ये मेरा प्रयास था। तो इस तरफ इधर खींचा और एक बड़ी अच्छी नसीहत भी आपने दे दी कि भाई धैर्य तो रखना पड़ेगा अगर रिश्ते मजबूत रखने हैं, जो आज के समय के लिए शायद एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो आपने कही। ठीक है, आपने उसके बाद उस प्रेम को निभाया, उसके बाद आप बिहार चली आई। हाँ बिल्कुल, आपने कहा था कि अन्यथा ना लें, मैंने लिया भी नहीं, बस पीड़ा तो हुई थोड़ी सी कि आप बिहार को देखती भी नहीं थी लेकिन हाँ, बिहार की प्रवृत्ति ऐसी ही है कि आप उसे देखें ना देखें, वो आपकी ज़िंदगी में मौजूद हो जाता है और एक बार आता है तो फिर आता ही जाता है, वो जाता नहीं। तो खैर इसी तरीके से, और हम बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं लोगों को जो कहीं से भी यहाँ आते हैं, और अगर अपने कहीं दूर से चलकर आते हैं तो फिर हम उन्हें कभी कहीं जाने भी नहीं देते। और आपने ये देखा है कि हम सब आपको कितना मानते हैं और कितना ज़्यादा आपको अपने पास रखना चाहते हैं हम सब। तो यहाँ आने के बाद जो चीज़ें रही होंगी, ज़िंदगी नए तरीके से शुरू हुई होगी, नया नया दाम्पत्य जीवन, चीज़ों को संवारना, सजाना, घर सजाना, बर्तन खरीदना, कुछ ये सब हुआ? क्या हुआ? कुछ बहुत लंबा संघर्ष। अच्छा। बहुत संघर्षमय था जीवन, और जब मैं याद करती हूँ, और एक तो कल्चरल बहुत अंतर था। नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकूंगा आपको कि कल्चरल अंतर, उस पर तो हम आएंगे। संघर्ष के क्या कारण? संघर्ष आर्थिक, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि आपके शौहर जो आपके पति हैं वो तो एक बड़े अधिकारी हैं, तो फिर हाँ, उस समय हुआ था कि उन्होंने यूपीएससी की रेस में शामिल थे, जैसे हर दूसरा बिहारी बच्चा महत्वाकांक्षी बच्चा होता है। उन्होंने इंटरव्यू तक भी फेस किया, लेकिन खैर अंततः जब नहीं हुआ तो बीपीएससी के थ्रू वो जहाँ गए, जहाँ उनका चुनाव हुआ, उसमें कुछ उनके बैच को सरकार ने जो क्वालिफाई किया था वो पद ना देकर
कुछ उससे नीचे कुछ पद दे नीचे रहे का पद, थे। ठीक है। तो उनके पूरे बैच ने जो है उसके ऊपर विरोध किया और ठीक कुछ है। कोर्ट का ये चला। तो वो 1-1.5 साल संघर्ष चला, मतलब उनका वो कानूनी लड़ाई चली। उसके बाद सरकार ने दिया। तो वो जो समय था ना, वो हम लोगों का वो था, जैसे एक तरह से मैं एक बेरोजगार की पत्नी थी। और उसके बाद कुछ शादी इस तरह से हुई कि मेरे पिता को बताया नहीं गया। इसके लिए आपको एक और एपिसोड करना पड़ेगा। मेरे पतिदेव कहते हैं इस पर तो एक फिल्म बन सकती है, क्योंकि मेरे पिता अंत तक जान नहीं पाए कि यह वही लड़का है। अच्छा। जिससे इन्होंने प्रेम किया। तो अच्छा। बहुत ही नाटकीय ढंग से विवाह हुआ। तो हम माता पिता से भी कोई मदद उस तरह नहीं ले पाए, या नहीं, एक स्वाभिमान की बात थी कि नहीं लेना है। तो वो समय बहुत संघर्ष का था। और लगभग 1 साल के बाद, 1.25 साल के बाद जब मेरी बेटी का जन्म हो गया था, उसके साथ साथ उनकी नौकरी हुई। फिर धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई। और फिर जब प्रेम की नींव मजबूत होती है तो फिर बड़े से बड़े तूफानों को भी वो प्रेम पादप जो है वो झेल जाता है। तो वही हम लोगों के साथ हुआ। और काफ़ी दिनों तक यहाँ पर फिर मैंने नौकरी भी नहीं की, ये भी था। तो जो भी था वही संघर्ष था, मुझे लग रहा है आर्थिक संघर्ष। उसके बाद यहाँ के लोगों के द्वारा मुझे स्वीकार किया जाना। जबकि विमलेंदु में बता दूं एक अरेंज्ड मैरिज थी। और मेरे परिवार के लोग बड़े प्रेम से मुझे विवाह कर लाए थे, ब्याह कर, जैसे फेरे होते हैं, सप्तपदी, वो सब। लेकिन फिर भी यहाँ की जो सोसाइटी है, थोड़ा सा उस समय मैं 80s की बात बता रही हूँ, 40 वर्ष हो गए मेरे विवाह को। आप समझ सकते हैं उस समय यहाँ का समाज ज्यादा बंद था। और लोगों के सामने लगता था कि दिल्ली की लड़की है तो पता नहीं कैसी होगी। तो मुझे खुद को प्रूव करना पड़ा एक तरह से। आपने अपने आप को ढाला मतलब वो तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी। लेडी श्री राम कॉलेज में चूंकि हमारी बहुत ही अनौपचारिक बातें हो रही हैं, जो लड़की जीन्स पहनना, कभी बाल बांधे नहीं, बहुत लंबे बाल मेरे हमेशा खुले रहते थे। और यहाँ पर आकर एकदम जूड़ा बनाकर साड़ी पहन के, बंदिशें नहीं थी, ये मजे की बात है, कभी किसी ने बंदिश नहीं की, मेरे ससुराल में भी। लेकिन मुझे खुद को प्रूव करना था कि यस, मैं एक सक्सेसफुल बिहारी बहू हूँ, या मुझे बनना है, कुछ अलग सा नहीं, अलग सा मैं, मुझे आप स्वीकारिए। तो ये चीजें चली। लेकिन इसमें पतिदेव का साथ रहा, ससुराल वालों का। तो लेकिन वही है, संघर्ष में आर्थिक था। फिर धीरे धीरे ठीक हुआ वो। और होते होते फिर हमने अपनी मेहनत मशक्कत से बहुत कुछ हासिल किया, ईश्वर की दया रही। तो और इसके बाद जब चीजें ठीक होने लगी, आपने भी पढ़ाना शुरू कर दिया। और मैंने विमलेंदु 7 वर्षों बाद पढ़ाया। अच्छा, 7 वर्षों तक? 7 वर्षों तक मैं खुद को मान नहीं सकी कि मैं इतनी हाईली एजुकेटेड होके मैं स्कूल टीचिंग नो नेवर। ये एक मन में फीलिंग थी। और लेकिन उसके बाद मेरे 2 बच्चे, मैंने उनको पाला और उनको तरजीह दी। लेकिन मजे की बात है कि जब मैंने नौकरी प्राप्त की, तो दरअसल मैं नॉटर डेम एकेडमी में अपनी बेटी के एडमिशन के लिए गई थी। अच्छा। और वहाँ तो उन्होंने रिफ्यूज किया, नो देयर इज नो वैकेंसी। तो मुझे आप ही जैसे किसी ने कहा कि भाई आप वहाँ टीचिंग पद में आ जाइए, तो टीचर्स वार्ड करके बेटी का एडमिशन हो जाएगा। फिर आप छोड़ दीजिएगा। और बिल्कुल मेरी यही एक बदनीयत से मैं गई थी, दुर्भावना से, कि उसके बाद मुझे छोड़ देना है। अब आप ये कह सकती हैं क्योंकि आपने लेकिन माय गॉड, मुझे बच्चों ने इतना प्यार, इतना सम्मान, ये देखा वहाँ स्टाफ ने, मतलब मैं तो मतलब याद करती हूँ तो लगता है मेरा दामन छोटा पड़ गया। और आप सोचिए, जो ये सोच कर गई थी कि मैं बेटी के एडमिशन के बाद छोड़ दूंगी, वो 24 वर्षों के लंबे अंतराल तक वहाँ टिक गई। मैं अब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे मिलते हैं आपके छात्र, पूछते हैं आप उनको जानते हैं, आप लिखते हैं तो उनको जानते हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है। तो ये बड़ी, उस स्कूल ने मुझे बांधा। उसके बाद मैंने 6 वर्ष कॉलेज में भी पढ़ाया, AN कॉलेज में, सेवानिवृत्ति के बाद। तो अब लेकिन स्वतंत्र लेखन में इतना मशगूल हूँ, इतनी मशगूल हूँ कि समय नहीं मिलता। तो आपने जब अध्यापन शुरू किया विद्यालय में, नॉटर डेम एकेडमी एक प्रतिष्ठित विद्यालय, हाँ बिल्कुल, शायद इस शहर के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालयों में गिना जाता है, और लड़कियों का स्कूल है वो। तो वहाँ जब आप पढ़ा रही थी तो वहाँ भी स्कूल का रूटीन फॉलो कर रही थी आप? बिल्कुल। फिर घर आके गृहिणी के जो कर्तव्य हैं वो भी आप निभा रही थी। ऐसे में लिखने का वक्त कब मिलता था? मैं कहूँगी विमलेंदु, मैं चल नहीं रही थी, आई वॉज रनिंग ऑन माई टोज। अच्छा।
फॉर 24 लॉन्ग ईयर्स। मुझे लग रहा है कि मैंने हर मोर्चे पे और खुद को परफेक्शन के करीब लाना है, इसके लिए बहुत मशक्क़त की। लेकिन लिखने की जहाँ तक बात है, चूँकि मैं 12-13 बरस की उम्र से लेखन में प्रवृत्ति थी, और मुझे याद है मेरा पहला जो एक आलेख था छोटा सा, वो तब मैं शायद 7वीं क्लास में थी। मेरा नवभारत टाइम्स में वो आलेख छपा था, बहुत बढ़िया। और वो अभी भी लेमिनेट करके मेरी फाइल में कहीं एक पुरानी स्मृति चिन्ह की तरह रखा है। बिल्कुल, काफी अच्छा लगता है। हाँ, तो मन में एक इच्छा तो थी लिखने की, लेकिन वही है कि बस बहुत गंभीरता से लेखन नहीं किया। और उसके बाद जब वही होता है, एक उम्र आती है जब आप प्रेम में पड़ जाते हैं, फिर आप शायरी भी करते हैं, फिर आप जो हैं खुश हैं तो कुछ गज़ल लिखते हैं, दुखी हैं तो कुछ कविता, वो सब चलता था। लेकिन विवाह के बाद वो मेरा थोड़ा समानांतर साइड में चलता रहा, लेकिन वो गंभीर रूप से नहीं हुआ। संजीदा लेखन मेरा लगभग शुरू हुआ 20 वर्ष पहले, जब कहिए कि मेरा बेटा जो है वो +2 कर रहा था। अच्छा। तो मुझे लगा कि अब मैं अपने जो भी मेरी हॉबी है, जो मेरा शौक है, मैं क्यों ना उसको उस पर थोड़ा सा लौटूं। लेकिन लेखन तो चलता रहा होगा, ये हो सकता है कि आपने उसको किताब का स्वरूप देने का तब सोचा हो, लेकिन लिख तो आप लगातार रही हो। मैं असल में बता दूं, मेरी जो पहली जो एक साहित्यिक संग्रह छपा 57 पंखुड़ियां, अच्छा, वो मेरे करीब 20 वर्षों के छिटपुट जो आप कहीं लिखकर आपने कागज में उसको रख दिया, या एक डायरी थी मेरी पीले रंग की, उसमें लिखती थी मैं, वो सारा का सारा जो है संग्रह मैंने लगभग 20 वर्षों के बाद उसको सोचा कि अब इसको मेरे पति देव का ये हुआ कि चलिए इसको छपवाइए। तो एक होता है उनकी प्रेरणा से या उनके उत्साहवर्धन से उसको छपवाया। और मुझे लगता है विमल, जब कोई चीज छप के आती है ना, तो शायद वो एक लेखक को एक अलग तरह का परम संतोष उत्साह देती है कि अब और आगे, है ना। जैसे आप समझिए कि मैं एक स्त्री हूं, तो मैं उदाहरण दूंगी, जैसे गर्भ में एक शिशु जो है वो जब उसको हम कंसीव करते हैं और जब वो बाहर आ जाता है, जन्म लेता है, तब वो आनंद देता है। तो वही आपकी जो लिखी हुई चीजें हैं, संग्रह है आपका, वो जब छपके आया ना, तो उसने मुझे एक विचित्र तरह का मुझे पुश किया कि अब और, तब मैंने संजीदा लेखन जो शुरू किया, तब फिर उसके बाद तो कलम फिर आज तक रुकी नहीं। बिल्कुल, हम वो सब चलती ही पढ़ते गई रहते हैं आपको। और अब तो काफी किताबें आ चुकी हैं मेरी। तो ये है, ये 57 पंखुड़ियां जो आपने कहा, टिट्स एंड बिट्स, जो आपने डायरी में इकट्ठा किए थे और उनको एक जगह मिला के किया। तो क्या ये जो कृति थी 57 पंखुड़ियां, इनके कृतियों में विविधता थी या फिर एक ही किसी? ये किसी एक विधा पर नहीं थी। अच्छा। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब मैंने कहा ये मेरी पहली, और मुझे लग रहा है बहुत सहज रचनाएं हैं, बिल्कुल, जो दिल से निकली और दिल तक पहुंचने। सिर्फ कविताएं हैं या कहानियां भी? इसमें गजलें भी हैं, नज़्में भी हैं, कविताएं भी हैं, और कुछ एक शब्द चित्र हैं, कुछ कहानियां हैं। अच्छा। और मतलब कुल मिला के 57 है। हाँ, वो तो मैं समझ गया। इसके नंबर 57 है, इसलिए इसका नाम 57 पंखुड़ियां। मतलब किसी एक विशेष विधा की ये सायास लिखी गई किताब नहीं थी। अनायास जो छिटपुट बिखरे हुए सारे मेरे जो ये कागज थे, उनका समझिए एक जगह पे नहीं, ये बेहतर भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि बेतरतीबी अदब का हुस्न है। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि बेतरतीब होना एक अलग सी खूबसूरती अदा करता है। उसमें सच्चाई होती है, अनगढ़पन। और मैंने सुना भी, अली सदर जाफरी को ये कहते हुए सुना था कि मजाज के बारे में वो कह रहे थे कि उनकी जो पोइट्री है उसकी खूबसूरती उनका अधूरापन है। क्या बात, बहुत। तो बेतरतीब होना, अधूरा होना, ये कहीं ना कहीं एक अजीब सी खूबसूरती तो दे ही जाता है। तो 57 पंखुड़ियों में अलग अलग विधाओं में आपने लिखा। मैं जानता हूं कि आप कविताएं भी उतनी ही सरलता और सुंदरता से लिखती हैं जितना कि आप गद्य लिखती हैं, जितना कि आप कहानियां लिखती हैं। तो ये अभी जो आपकी पहचान, आम तौर पर हम तो आपको रेगुलर पढ़ते रहते हैं कई सारे लोग, तो हमें पता है कि आप सब लिखती हैं, लेकिन ये कैसे निर्धारित हुआ कि अब आप सिर्फ कहानियां लिखेंगी या नॉवेल्स लिखेंगी? इधर कैसे प्रवृत्त हुई आप? विमलेंदु, मुझे लगता है कि मैं तो बहुत अदना सी लेखक खुद को मानती हूँ। हम अपने हिंदी साहित्य का अगर इतिहास देखें तो जितने भी हमारे साहित्यकार हुए, लेखक हुए, उपन्यासकार हुए, उनमें मुझे लग रहा है 90% मूलतः शुरू में कवि हुए।
अच्छा, क्योंकि कवि जो है ना, संवेदना आपको कवि बनाती है। जी। तो हर बड़ा लेखक शुरू में कवि है और कवि बनता है, वो तुकबंदी करता है, चाहे कच्ची पक्की अपनी रचनाएं, और धीरे धीरे जो है जब वो एक प्रकार से परिपक्व होता है, प्रगाढ़ होता है। और कविता की देखिए सीमा है जी। कविता की खूबी है, ये एक ऐसी विधा है जिसमें कम में आपको बहुत कुछ कहना है। और कभी कभी क्या होता है, और वही खूबसूरती है, कविता में सब कुछ नहीं कहा जाता, उसको वो पाठक के लिए छोड़ भी दिया जाता है, वो संकेत भर होता है, प्रतीकात्मक होती हैं कविताएं। और लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी नहीं, हमेशा यही होता है, जब आप साहित्य में गहरे उतरते हैं तो फिर आपको लगता है मन में बहुत कुछ है, जो कविता कहने से आप खाली नहीं होते हैं। और तब लगता है कि नहीं, बहुत सारे सरोकार हैं समाज में, क्योंकि पहले आप अपने आत्मतुष्टि के लिए लिखते हैं। समाज के सरोकार पर मैं आऊंगा आगे। बहरहाल आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि भाई स्वांतः सुखाए, पहले स्वांतः सुखाए लिखता है, इसलिए बड़े लेखकों ने कहा। अलेक्जेंडर पोप अपने युग के सबसे बड़े अंग्रेज कवि हुए, उन्होंने भी एक बार कहा था कि एज येट अ चाइल्ड नॉट येट अ फूल टू फेम, आई लिस्प्ड इन नंबर्स फॉर द नंबर्स केम। क्या बात। वो अपने आप आते जाते हैं, चीजें होती जाती हैं। तो बेशक मैं भी सहमत हूँ इससे, मैं भी इस प्रक्रिया से गुजरे हैं। लेकिन मुझे ये जानना था, बेसिकली मुझे जो मैं सच में जानना चाहता था वो ये था कि एक टर्म कहते हैं अंग्रेजी साहित्य में, उसको कहते हैं एपिफेनी। मतलब कोई एक ऐसी घटना, कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसी बात जो एक दिन साबित करती है कि अरे मैं तो लिख सकता हूँ, या मेरे में ये कला है, मेरे में ये अदा है। ऐसा कोई एपिफेनिक मोमेंट आपके साथ हुआ कि कहीं प्रशंसा मिली या कुछ? बिल्कुल, ये जो सवाल है ये आपके पिछले प्रश्न का उत्तर बनेगा। जी। जो आपने कहा ना कविता से फिर कैसे कहानी में, 2011 की बात है, 11 नहीं 10 की शायद संभवतः। तो एक बार जितने भी भारत के जो शिक्षक वर्ग हैं उनके लिए एनसीईआरटी ने एक वो नोटिस भेजा कि भाई आप एक कहानी जो है लिख कर दीजिए। अच्छा। तो हमारे स्टाफ रूम में भी आया नोटिस बोर्ड पर, तो हमने पढ़ा उसको, तो लोगों ने कहा भाई ये किस लिए दिया है, कहानी कौन लिखेगा? तो किसी ने कहा भाई भावना दीदी लिखेंगी, और कौन लिखेगा? तो उसके बाद मैंने सचमुच एक कहानी लिखकर भेज दी। और मैं बता दूं, मुझे वो कहानी लिखनी बड़ी कठिन थी मेरे लिए, क्योंकि मात्र 500 शब्दों में लिखनी थी। अच्छा। और वो एक बाल कथा लिखनी थी बच्चों के लिए। अच्छा। 500 शब्दों में। तो खैर मैंने लिख डाली, और विमलेंदु में उसके बाद भूल भी गई। और उसके बाद लग रहा है 5-6 महीने 7 महीने बीत गए। और मुझे दिल्ली से संयुक्ता लूथरा, जो एनसीईआरटी की उस समय कुछ डायरेक्टर थी या उच्च पद पर थी, उनके हस्ताक्षर के साथ चिट्ठी आती है कि राष्ट्रीय स्तर पर आपकी कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला है। क्या बात है। बहुत तो मेरे लिए वो बड़ा एक सुखद आश्चर्य था। और 2011 में फिर मुझे दिल्ली से टीम ने आकर मुझे सर्टिफिकेट, और मुझे लग रहा है 11,000 रुपए का पुरस्कार इस कहानी पर मिला था। तो उसने, मुझे लगा कि तब मैं कहानी लिखूं, कहानी लिखते हैं तब, लेकिन वो थी बाल कथा। लेकिन अब आती हूँ मैं इस पर कि गंभीर कथाएं, लंबी कथाएं लिखना कैसे शुरू किया। इसके पीछे एक बेहद महत्वपूर्ण घटना है जो मैं कई मंचों पर सुना चुकी हूँ, और इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि मेरे लेखन, संजीदा लेखन का वो प्रस्थान बिंदु है। अच्छा, बिल्कुल, हम सब मेरी एक सहकर्मी थी जो उन्हें प्रणाम करती हूँ, अब तो वो नहीं है हमारे बीच, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पौत्र वधू। अच्छा। मिसेस मृदुला प्रकाश नाम था। उन्होंने एक बार, बहुत थोड़ी मैं बताऊंगी, उन्होंने अपने घर के बाहर कूड़े के ढेर पर एक बार एक पॉलिथीन देखा। उसके आसपास भीड़ थी, वो गई, वो पॉलिथीन हिलडुल रहा था। और उन्होंने वो दंग रह गई और उसको लाए, खोले। ये कहते हुए मेरे अभी भी रोम हर्षक है ये बात। वो एक बच्ची थी, एकदम नवजात शिशु, जो प्लेसेंटा से जुदा भी नहीं हुई थी। और मृदुला प्रकाश के कॉलोनी के कुछ लोगों मिलके और पुलिस को इन्फॉर्म किया, डॉक्टर को बुलाया, उस बच्ची को होली फैमिली हॉस्पिटल ले गए और वहाँ उसको एडमिट किया गया। और उसके बाद कहा गया कि वो बच्ची इनक्यूबेटर में रहेगी और उसकी चिकित्सा ज़रूरी की जाएगी। अगले दिन ये घटना जो है स्टाफ रूम में सुनाई गई और हम सारी शिक्षिकाएं थी और सुनकर मैं इतनी उद्वेलित हो गई। सभी लोग उद्वेलित हुए, लेकिन एक लेखन का बीज जिसमें होता है ना, वो फिर उसके अंदर एक झंझावात पैदा हो जाता है। मैं घर आई और मैंने पता नहीं क्यों जो उन्होंने घटना सुनाई थी उसको मैंने कलमबद्ध कर दिया ऐसे ही अपने भाषा में।
और अगले दिन जाकर मैंने अपने स्टाफ रूम में अपने कलीग्स को दिखाया और मैंने कहा तो वो लोग मतलब उनकी आंखें नम हो गई। बोली भावना, मतलब उनका डायलॉग मुझे अभी तक याद है, योर वर्ड्स यू हैव द योर, तुम्हारे वर्ड्स में इमोट करने की बहुत शक्ति है, तो तुम लिखो। उसके बाद मैंने क्यों लिखा था कि हम अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे ताकि हमारे बच्चे मोटिवेट हों कि आपके यहाँ ऐसी ऐसी टीचर्स हैं जो इस तरह एक सामाजिक काम करती हैं। लेकिन विमलेंदु वो अपरिचित नाम से बाद में मेरी किताब जुगनी में वो मेरी पहली कहानी बनी। वो पहली कहानी, तो वहाँ से फिर तो मेरी गति से, मतलब मेरा जो कहानियों का कथा लेखन जो शुरू, हालांकि साथ में कविताएं भी लिखती रही, बीच बीच में कविता की किताबें आती रही और बीच बीच में बाल साहित्य, बीच बीच में कहानियाँ। तो इस तरह से कभी इधर कब कहानियाँ, कविता मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है। अभी तक हम आपके वो जीवन वृतांत के कृतित्वों से जोड़ते हुए, कृतित्वों को, रचना कर्म को और जीवन की घटनाओं को जोड़ते हुए चल रहे हैं। अभी आपके वो विश्वविद्यालय के दिनों से हम शुरुआती संघर्ष और शुरुआती दिनों तक आ चुके हैं और मुझे ये लगता है कि इतने देर बात कर लेने के बाद एक कविता आनी चाहिए जो आप, कविता तो माय गॉड मुझे बड़ी कम याद रहती है, जो भी याद हो, जैसी भी याद हो, और ऐसा कुछ नहीं कि किसी सिचुएशन के हिसाब से कहनी है। नहीं भी याद है तो आगे आप याद करके रखिएगा, हम सुन लेंगे। हाँ, मैं सोच रही हूँ कुछ सोचूंगी, मुझे थोड़ा वक्त। बहरहाल कोई बात नहीं, हम आगे भी सुनेंगे। वो आप हैं यहाँ तो हमने चाहा कि मौके का कुछ फायदा उठाएं। सुना देती हूँ। ये मेरी शायद सबसे छोटी कविता है और मैं भूल भी सकती हूँ। कोई बात नहीं। आज फिर एक स्त्री विमर्श की कविता है। आज फिर पिंजरे के पंछी ने देखी, आज फिर पिंजरे के पंछी ने देखी टूटी चूड़ियाँ, उदास चूल्हा, लुढ़की बोतल और भीगा तकिया। आज फिर पंछी अपनी कैद पर मायूस ना हुआ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। कई घरों की कहानियां थी एक दौर में। एक पंछी जो पिंजरे में बंद है, फड़फड़ाता है कि मैं उड़ जाऊं, कब उड़ूं। आज उसने देखा मुझसे भी ज्यादा दुखी कोई है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। बहुत जगहों पर ये होता था कुछ दिनों पहले। होता है, आज भी होता है, आज भी होता है। कितने बड़े बड़े हवेलियों, महलों, अट्टालिकाओं के भीतर एक कमरा है जहाँ एक भीगा तकिया है। मैं स्त्री हूँ इसलिए मैं जानती हूँ ऐसा है। और मुझे लगता है कि अपनी किसी किताब में आपने ऐसे जिक्र भी किए हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे। जब अट्टालिकाएं और महलों की बात आपने की तो मुझे हवेली शब्द का दिमाग में आ रहा था कि भाई हवेली से भी तो आपकी बड़ी मशहूर कृति है जो शायद पिछले ही साल आई और हाथों हाथ ली गई है, अथ हवेली कथा। तो मैं किसी सीक्वेंस से नहीं चल रहा हूँ, मैं जो याद आ रहा है आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको देखकर एक अजीब सी खुशी हो रही है। नहीं, मुझे भी आप अच्छा। साथ बैठी हैं। तो अथ हवेली कथा, वो नाम से ही लगता है अथ श्री महाभारत कथा या फिर ऐसे जो शुरू होता है। अथ हवेली कथा में कौन सी कथा शुरू हो रही है? असल में ये एक उपन्यास है जी। और एक्चुअली मेरा एक बार मैं यहाँ पर अपनी बहुत प्यारी दिवंगत उषा किरण खान दीदी को याद करना चाहूँगी। मैं उनकी ग्रामीण कहानियों की बड़ी कायल थी। मैं उन्हें कहती थी दीदी मैं कितना भी लिख लूँ पर मेरे में एक कमज़ोरी रहेगी, मैं गांव की कहानियाँ नहीं लिख पाऊँगी क्योंकि महानगर दिल्ली में पली बढ़ी, पटना भी अच्छा खासा शहर है, राजधानी है। तो उन्होंने मुझे कहा भावना मत लिखो, जो भोगा है वो लिखो, जो देखा है, मतलब अनुभूत सत्य को लिखो। बिल्कुल। तो मेरा अनुभूत सत्य जो है वो ये है कि मैं पुरानी दिल्ली में मेरे जो है बचपन गुजरा, लड़कपन गुजरा। उसके बाद मेरे पिता ने नई दिल्ली में शिफ्ट हुए। पुरानी दिल्ली की एक हवेली में मैंने जीवन काटा। अच्छा। और वो तो मुझे लगा कि हवेलियाँ पहले क्या हुआ करती थी, हर बड़े बड़े किले, महल, हवेलियों के नीचे उनके पीछे कितनी कहानियाँ दफन हैं, कितना इतिहास है। बिल्कुल है। तो मैंने देखा पुरानी दिल्ली की जो हवेलियाँ थी वो भी एक ज़माने में मुग़लों के ज़माने से लेकर और उसके बाद में अंग्रेज़ों के ज़माने से आते आते बाद में बहुत बदल गई। कोई होटल्स बन गए, कोई मॉल्स बन गए, कोई जो है बड़े बड़े शोरूम बन गए। तो मैंने देखा कि हमारी जो हवेली थी जिसमें हम रहते थे वो भी बाद में एक अपार्टमेंट बन गई थी। अच्छा। तो मेरे मन में आया कि
क्यों ना मैं उसको, उसकी कहानी नहीं है, पर उसको एक प्रकार से कॉन्सेप्ट वो रख के, और मैंने सोचा कि एक हवेली की मैंने कल्पना की, उसमें अब जो है बहुत सारे किराएदार रहते हैं, वो एक मकान है, और कैसे वो टूट फूट के खंडहर बनती है, और किस तरह से फिर इन हवेलियों का बाद में जो है एक विरासत नष्ट हो जाती है जब ये हवेलियां टूटती हैं, और बाद में कितना एक पूरी की पूरी संस्कृति जो है उसको अपने में समाये रहती हैं। लेकिन फिर मुझे लगता है विकास के लिए ये भी जरूरी है, विकास के लिए जो है ना, ध्वंस और विकास ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अथ हवेली कथा में मैंने एक पुरानी दिल्ली की हवेली को केंद्र में रखकर कम से कम उसमें 50 बाशिंदे रहते हैं। अच्छा। उसमें 10-12 पात्रों को की मैंने कहानियां उसमें। इस पर विस्तृत चर्चा तो हम फिर भी आपसे करेंगे, बस ये है, इतना ही। लेकिन बहुत सुंदर है ये, क्योंकि ऐसे मकान, ऐसे घर आपको हर शहर में मिल जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी पटना में कुछ ऐसे घर खोजता रहता हूँ, उनका किस्सा कहता रहता हूँ, तो मुझे एक पंक्ति अपनी बड़ी अच्छी लगती है खुद की ही। मैं हमेशा कहता हूँ कि इमारतें रहती हैं इंसानों के चले जाने के बाद भी। क्या बात। तो इमारतें रहती हैं, दरो दीवार अपने भीतर कुछ किस्से जज्ब किए होते हैं जो वक्त बेवक्त इसे कहते भी हैं। तो ये काफ़ी सुंदर बात है। और अथ हवेली कथा पर बात करते हुए मुझे ये लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं पढ़ूंगा भी इसको, और अभी रखी है मैंने, पढ़ा नहीं है उसको, क्योंकि उसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। और ऐसी कहानियाँ बांधती हैं कि अलग अलग दौर में उस हवेली की मौजूदगी रही, क्या बदला, कौन से लोग थे, कहाँ गए, ये उत्सुकता तो रहती ही है, बनी ही रहती है। तो बहुत बंधेंगे जो भी अभी दर्शक और श्रोता सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उनमें से तो काफ़ी ने पढ़ भी ली होगी, क्योंकि मुझे याद है कि पुस्तक मेले में जब उसका विमोचन हो रहा था तो एक अजीब सी भीड़ उमड़ी थी। मुझे लगता है शहर के सब पढ़ने वाले वहाँ मौजूद थे, मैं भी था वहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा रहा था वो। अथ हवेली कथा तो पिछले साल आई है, लेकिन एक किताब आपकी मुझे लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो क्रिएटिव फेम है उस पर रेस्ट करता है, मैं मेरे हिसाब से। उसका नाम है एक टीचर की डायरी, और उस किताब का जिक्र मुझे कई शहरों में कई लोगों ने किया। जब मैं भी बाहर गया, लोगों से मिला, तो जब उन्हें ये पता चला कि मैं जानता हूँ आपको, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक टीचर की डायरी क्या कमाल लिखी है। और गाहे बगाहे कोई ना कोई आपको फैन मेल आता ही रहता है, जो खासकर शिक्षकों का जो विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। तो ये एक टीचर की डायरी, मुझे लगता है कि हर रोज़ जो शिक्षक या शिक्षिकाएं अपने विद्यालय में महसूस करते हैं छात्रों के साथ या मैनेजमेंट के साथ, शायद उसी का ताना बाना है, या फिर क्या है? जैसे मैंने शुरू में कहा विमलेंदु आपको कि मैं मेरी बचपन से, मतलब बचपन या जब पढ़ना कॉलेज के ज़माने में, कि मुझे कॉलेज लेक्चरर बनना है, कॉलेज की टीचिंग करनी है। स्कूल की टीचिंग से बहुत ज़्यादा कोफ्त थी। लेकिन जब मैं नॉटर डेम आई, जैसे मैंने आपको बताया, तो इन 24 वर्षों में विमलेंदु कुछ ऐसे मेरे साथ घटनाएं घटी अपने बच्चों को लेकर। मेरी जो छात्राएं थी, और किशोर छात्राएं थी, 9वीं 10वीं की, 11वीं 12वीं की, मुझे ईश्वर की कृपा लगती है कि पता नहीं क्यों 100 शिक्षक थे हमारे यहाँ, शिक्षक शिक्षिकाएं। मेरे बच्चे मुझे चुनते थे अपनी समस्याओं के लिए। अच्छा। वो मेरे पास आते थे, और वो समस्याएं विमलेंदु ऐसी थी जो कोई आम समस्या भी हो सकती थी, लेकिन वो समस्याएं ज़्यादातर उनकी निजी समस्याएं होती थी, किशोरावस्था की जो समस्याएं, ऐसी समस्याएं, ऐसी ग्रंथियाँ। एक दो किस्से तो ऐसे थे, किस्से क्या, मैं उसको केस कहती हूँ, मतलब केस स्टडी जैसे मेरे लिए थी वो। एक बच्चा था जो अपने घर में करीब 1 साल से सेक्सुअली अब्यूज हो रहा था। अरे। उसका यौन शोषण हो रहा था, और उसके घर वालों को नहीं पता था। उसके बाद एक बच्चा ऐसा आया मेरे पास जिसके पिता का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। बच्चा कह रही हैं? हाँ, बच्चा मींस बच्ची है। हाँ, बच्ची, मतलब वो स्कूल में सिर्फ वो लड़कियां। +2 की बच्ची मेरे पास आई और बोली कि मैम आपसे बात करनी है। तो खैर इस तरह के किस्से आए। एक बच्चा है जिसने, बच्चा मतलब वही मेरे मुंह से, मेरे लिए बच्चे ही हैं सारे। हाँ, बिल्कुल। तो मेरी एक छात्रा जिसने, मैं इन्विजिलेशन कर रही हूँ और मैंने देखा है वो चीटिंग कर रही है। अच्छा। और मुझे एकदम देखा उसको, लेकिन मैंने उस बच्ची को ना, मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं की। अच्छा। और ये बात मेरे एक शिक्षण के जो व्यवसाय के खिलाफ थी। जी। मैंने ये एक शिक्षक की दायित्व नहीं निभाया, प्रिंसिपल को ये नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया, और चुपचाप उस बच्चे की आंसर शीट लेकर दूसरी दे दी। खैर जो भी है, तो
फिर उस बच्ची से एक सॉरी नोट लिखवा दिया, उसको अपने लॉकर में रखा। ऐसी ऐसी कई चीज़ें मैंने बच्चों के हक में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को न बता के उनकी समस्याएं जो सुलझाई, कुछ नहीं भी सुलझा पाई। एक बच्ची जो इतनी गरीब है, उसके पास नया स्कर्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं है। एक बच्ची है जिसको अपने नाम से, शी हेट्स हर नेम, अच्छा, मुझे अपने नाम से नफरत है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े कई तरह के किस्से। एक बच्चा जो स्टैमर करता है, मतलब वही मैं बार बार बच्चा कह रही हूँ, एक बच्ची मेरी जो स्टैमर करती थी, बोल नहीं पाती थी, लोग उसकी बुलिंग करते थे। उस बच्ची को मैंने एज अ प्रोजेक्ट लिया और उसके ऊपर मैंने ऐसा उसको मनोबल बढ़ाते बढ़ाते बाद में जाके वो बच्ची स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल मेंबर बनी। क्या बात है। और वो बच्ची का मैं नाम भी बता सकती हूँ। मुझे लग रहा है उस बच्ची को भी कोई मतलब ये नहीं है, वो मुझे आज भी अपनी गॉड मदर मानती है, वो देवप्रिया दत्ता। अच्छा, जो आज वो तरु मित्र की वो समझिए शी इज ऑल इन ऑल संभालती है। तो ऐसे ऐसे जो केसेस आए ना, तो मुझे लगा कि ये बड़े अद्भुत घटनाएं हैं जीवन की। और ये लड़कियां नहीं है, ये किरदार हैं। मैं एक कहानीकार हूँ, लेखिका हूँ, और मुझे लगा कि ये जो बच्चियां हैं ये तो सचमुच जीवन में अद्भुत हैं। जो इनके किस्से मैं बता दूं तो कितने सारे जो शिक्षक हैं वो उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि हम इन छात्रों के जिंदगी में झांकें। हमारा काम सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं है। तो मैंने इनके किस्सों को मतलब कहानी के रूप में रूपांतरित किया। अच्छा। मैंने उनकी निजता का भी अतिक्रमण नहीं किया, वो जरूरी है, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी थी जो मतलब मुझे लग रहा है कि उन पर आक्षेप ना आए किसी प्रकार का। और मैंने उनके नाम बदल के, धर्म बदल के, या जो भी है, मतलब आप पहचानेंगे नहीं। बस देवप्रिया दत्ता का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत गर्वित महसूस करती है कि मैम ने मुझ पर कहानी लिखी है। तो इसलिए मैंने ये लिखी किताब। और ये किताब विमलेंदु इतनी मकबूल हुई क्योंकि मुझे लग रहा है जो भी एक थोड़ा सा अच्छा टीचर है, केवल वेतनभोगी नहीं है, जिसके भीतर एक आज की पीढ़ी को बदलने की इच्छा है, वो अपना अक्स पाएगा इन कहानियों में। उसे लगेगा जैसे हम कहीं हैं, या जो लेखिका है उसकी तरह हमारे मन में भी भावनाएं हैं, उनका उत्साह बढ़ेगा। तो मैंने एक टीचर की डायरी लिखी और ये किताब इतनी मकबूल हुई कि बिहार सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने हजारों विद्यालयों में इस किताब का वितरण किया है। बहुत सुंदर। पुस्तकालयों में ये तो उपलब्धि है। ये उपलब्धि है, मतलब सरकार की ओर से। मुझे तो पता भी नहीं है, मुझे जब तब आज भी 5 वर्ष हो गए, मुझे सप्ताह में 1-2 फोन, मैसेज, मेल इसके आ जाते हैं। और थोड़ा मुझे संकोच भी हो रहा है पर मैं भावुक हो जाती हूँ जब देखती हूँ मैम, लगता है आपके चरण छू लें। ये किताब पढ़कर आप काश हमें मिलती दूसरे राज्यों से, शहरों से। तो मुझे लगता है सचमुच इसने मुझे एक जबरदस्त आत्मसंतुष्टि दी है। तो ये एक टीचर की डायरी में, जैसा कि आपने बताया कि बच्चियों की समस्याएं किशोरावस्था में जो हैं, या फिर उनके घर परिवार में जो चीजें चल रही थी, उसको लेकर बातें हैं। तो वो एक कोई कहानी नहीं है, कई कहानियों का एक संग्रह है। नहीं, वो आलेख भी नहीं है, वो समस्याओं का डिस्कशन भी नहीं है। वो समझिए आप एक कहानी की किताब पढ़ रहे हैं। कहानी की, और हर कहानी जो है वो एक अलग किरदार की है। और वो स्टूडेंट टीचर्स या स्टूडेंट्स की जो लाइफ है उसकी एक चुनौती को लेकर आती है, समस्या को लेकर आती है। बहुत आश्चर्य हो रहा है, और शायद आपने इंटेंशनली किया इसको या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे यहाँ स्टोरी टेलिंग की प्रथा रही है हिंदुस्तान में, खासकर हमारे देश में, उसमें कई ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी जहां पर कि कॉमन सेटअप एक होता है और उससे कई कहानियां निकलती हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें सिंहासन बत्तीसी। अरे वाह, वो तो है ही। उसमें 32 पुतलियां निकलेंगी और अपनी अपनी कहानी कहेंगी, लेकिन एक कहानी कॉमन है कि एक सिंहासन मिला है। बेताल 25 जिसमें 25 अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन विक्रम और बेताल सेम है। तो वो मतलब, लेकिन इस किताब में जो है पात्र कहानी नहीं कह रहे, कहानी मैं ही कह रही हूँ। और मैं उस किताब में मैंने बदला नहीं, उसमें मिसेस शेखर ही हूँ। आप मिसेस शेखर ही हैं? मैं मिसेस शेखर हूँ, लेकिन किरदारों के नाम जो हैं वो कृत्रिम हैं। वो ठीक है, वो मैंने बदला। आप मिसेस शेखर हैं, आप एक विद्यालय में पढ़ाती हैं, उसी विद्यालय से ये समस्या। और मैंने उस किताब को नॉटर डेम को ही अर्पित किया है, बिकॉज इट हैज टेल्स ऑफ नॉटर डेम एकेडमी। बिल्कुल। और मैंने लिखा है उसमें 13 तुझको अर्पण। अच्छा। क्योंकि मुझे वहां से मिली ये किरदार, वहां से मिले। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें एक सेटअप तो ठीक है कि आप मिसेस शेखर ही हैं, आप ही कहानियां कह रही हैं, और आप एक विद्यालय की शिक्षिका हैं जहाँ की बच्चियों को ये समस्या है। तो ये फिर उसी फॉर्मेट में चला जाता है, बेताल 25 और सिंहासन 32 वाले फॉर्मेट में चला जाता है। और ये बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है।
तो अब ये विधाएं आप देखें, विधा तो एक ही है, कहानी या फिर आगे चल के नॉवेल भी जो हथेली कथा है, इसी में मैं देखता हूँ कि इसमें जो विषय वस्तु हैं ये अद्भुत तरीके से बदल रहे हैं। कहाँ तो स्कूल की बच्चियों की समस्याएं, कहाँ तो किसी टूटते बिखरते घर की कहानी, और कहाँ तो एक पर्वतारोही की कहानी जो कि एक सपना लापता नाम से मकबूल हुई, मशहूर हुई, शाया भी इसी नाम से हुई, और हाथों हाथ इसको भी लिया गया। सबने बहुत पढ़ा और बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। खासकर मेरे कुछ ऐसे मित्र जो पर्वतारोही हैं वो बड़े भावुक हुए ये पढ़कर, क्योंकि उसमें जो चीजें हैं शायद वो समझ पा रहे थे बेहतर कि ऐसा भी हो सकता है। तो एक सपना लापता का ख्याल कैसे आया और उसका विषय वस्तु क्या है, ये संक्षेप में अगर आप बता सकें। ऐसा है बिमलेंदु कि एक सपना लापता एक उपन्यास है, और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि 2003 में हमारे देश में एक दुर्घटना घटी थी जिसमें आईटीबीपी का एक दल जो है वो पंचाचोली एक पीक है जोशीमठ के पास, उसको स्केल करने गया था। एक्सपेडिशन जैसे जाते रहते हैं, पर्वतारोहियों के दल जाते हैं, तो उसमें जो उस दल का जो मुखिया था, वो दल ऊपर झंडा फहरा के चोटी को, वो बड़ी बहुत दुर्गम चोटी है, कई बार कोशिश की गई, उसको सफल नहीं हुआ अभियान, लेकिन वो दल गया, उसने बड़ी कठिनाई से पर सफल पर्वतारोहण कर लिया। और जब वो नीचे उतर रहे थे तो उतरते समय एक जबरदस्त बर्फीला तूफान आया, एवलांच, और वो उन 8 पर्वत पुत्रों को लील गया और वो तिनकों की तरह बिखर गए, और लगता है जैसे प्रकृति से लोहा लेने चले थे और प्रकृति ने उन्हें बिल्कुल पटक दिया जमीन पर। एक भी नहीं बचा? एक भी नहीं। उनमें से 7 के शव मिल गए। अच्छा। और जो 8वां था वो विश्वविख्यात पर्वतारोही था। अच्छा। एस.डी. शर्मा उनका नाम हुआ। उन्होंने एवरेस्ट को भी स्केल किया और उन्होंने दुनिया की लगता है कि 10 या 12 बड़ी चोटियों को इंटरनेशनल लेवल पे वो थे, और उनका ना शव मिला, ना जिंदा, ना मुर्दा। और वो आज तक पहेली है कि वो मतलब क्या हुआ। बहुत कम उम्मीद है जिंदा बचने की, और वो व्यक्ति संयोग से मेरे समझिए पारिवारिक सदस्य थे। अच्छा। और मुझे लगा कि एक पर्वतारोही जो किस तरह से एक चुनौती ललकारता है पर्वतों को, और वो इतना बड़ा बीड़ा उठाता है, इतने दुर्गम वो मतलब ट्रेनिंग लेकर, प्रशिक्षण लेके जाते हैं और देश का तिरंगा फहराते हैं, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हैं, पर अंत में क्या होता है। तो फिर मुझे लगा कि उनकी आईटीबीपी की फाइलों में तो बहुत उनकी कहानियां हैं, पर देखिए हम लोग भूल जाते हैं। मुझे लगा कि उसको साहित्य के रूप में मैं एक उपन्यास के रूप में लाऊं, क्योंकि उनके जीवन की बहुत सारी घटनाओं की मैं साक्षी हूं। जी। उन्होंने मुझसे वार्तालाप किया है। वो एज अ पुत्र क्या थे, एज अ पति क्या थे, एज अ पिता, और एज अ एक मनुष्य के रूप में, एक अधिकारी के रूप में। तो उनके जीवन के, उनके व्यक्तित्व के जितने भी एक रंग थे, मुझे लगा कि एक पर्वतारोही के अलावा वो व्यक्ति बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा कद था उसका। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बहाने पर्वतारोहण पर थोड़ा कम लिखा गया है अपेक्षाकृत, और इसमें मैंने 5 वर्ष लगाए। हिंदी में तो बहुत कम लिखा। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत शोध करना पड़ा इस पर, और मैंने इसमें जैसे उन्होंने एवरेस्ट की यात्रा की, मैंने एक चैप्टर वाइज दिया है, और कैसे पर्वतारोहियों का दल जा रहा है, कैसे उनके वस्त्र होते हैं, क्या क्या उनके चुनौतियां आती हैं, मतलब वो बर्फीली घाटियों में गिर जाते हैं एक दूसरे को बांध के। मतलब कहने का, किसी को पर्वतारोहण की ट्रेनिंग लेनी हो तो इस उपन्यास को पढ़ ले। अच्छा। और किसी को, अच्छा, कश्मीर में भी उनकी पोस्टिंग रही, और कैसे आतंकवादियों के निशाने पे थे, उनके घर पे मोर्टार से भी 2 बार हमला हुआ। तो ये चीजें कैसे एक हमारा जो सरहद पे जो सेनानी है वो कैसे लड़ता है। आज भी देखिए गोली खाते हैं, तब हम यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक हम आईटीबीपी को भी सलाम करें, और हम एक देश के सैनिक को भी सलाम करें, पर्वतारोहण को। तो बहुत सारी चीजों को लेके मुझे लगा कि एक उपन्यास, लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये उपन्यास बन जाएगा, क्योंकि इतना कुछ मेरे पास आ गया, तो फिर ये बनते। लेकिन ये बेहद मार्मिक उपन्यास है बिमलेंदु। इसको पढ़ते वक्त मुझे बार बार
पीड़ा की गुफा में घुसना पड़ा, क्योंकि वो व्यक्ति मेरा आत्मीय था, मेरे परिवार का सदस्य था। और जब जब मैं एक चैप्टर लिखती थी फिर मुझे लग रहा है कि भावुक होती थी, लेकिन बस इसी तरह, इसलिए जब पाठक इसको पढ़ते हैं तो मुझे सबने कहा कि हम बहुत रुलाया है इस उपन्यास। ये बेहद मार्मिक उपन्यास है। यही मुझे भी कई लोगों ने कहा कि काफी मार्मिक है। और सबसे अच्छी बात जो आपने इस किताब के बारे में बात करते हुए अभी कह दी, मुझे लगता है कि जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं और लिखने में अपना करियर बनाना चाहते हैं या लेखक बनना चाहते हैं, कहानीकार बनना चाहते हैं, तो एक विषय, एक शब्द बड़ा अच्छा कहा आपने कि आपको शोध करना पड़ा। तो शोध करें, आप जो भी लिखें उसके विषय में शोध करें। और इतने कॉन्फिडेंटली आपने कहा कि अगर आपको पर्वतारोहण के बारे में समझना हो तो भी आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। तो आपको वो कुछ रजिस्टर्स बनाने पड़े होंगे, उनके टर्म्स से अवगत होना पड़ा होगा। मैंने एक बार एक तस्वीर भी रखी थी, मेरे पास इतना पुलिंदा था क्योंकि उस वक्त मैं हाथ से लिखती थी। उसके बाद की मैंने सारी किताबों को फिर वो लैपटॉप पे टाइप ही किया है, लेकिन तब तक मैंने जो लिखा, और होता क्या था कि जहाँ भी कुछ मिलता था मैं कलमबद्ध कर लेती थी कि उसको फिर मैंने उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे, हमारे पद्मश्री हरभजन सिंह भी एक हुए बहुत बड़े पर्वतारोही, वो मेरा ख्याल है अमृतसर में कहाँ थे, मैं दिल्ली गई, मैंने उनसे उनका इंटरव्यू, उनसे बात की जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, 2 घंटे मैंने उसको टेप किया। तो मतलब कहने का जगह जगह से सामग्री जुटाई, उनके भाई अमेरिका में हैं, मैंने उनसे फ़ोन पर वार्ता की। तो उसके बाद में सब कुछ कलमबद्ध करते करते वो इतना मटेरियल हो गया, लेकिन फिर मुझे लगा उपन्यास तो मतलब कहने का कि मुझे सेलेक्ट करना था। फिर मैंने उसकी एक तस्वीर ली कि देखिए कितनी फाइलें उसकी जमा हो गई थी। तो शोध तो बिल्कुल शोध तो करना ही पड़ता है। और एक नया विषय था ना, इसलिए नया विषय था। और नहीं तो फिर आप देखिए, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, आजकल बच्चे 25 साल में सोचते हैं कि हम उपन्यास लिख लें। देखिए, या तो आपके पास अनुभव हो, अनुभव तो लगता है लगभग 40 बरस के होते होते में आपको जीवन का अनुभव, यानी जीवन का, कल्पना और अनुभव, इन दोनों आधे, कहानी क्या है, आधी हकीकत आधा फसाना। तो हकीकत तो आप जान रहे हैं, फिर कल्पना शक्ति से उसको पकाते हैं। लेकिन 40 वर्ष तक आपका जो अनुभव का चेम्बर है वो काफी समृद्ध हो जाता है। लेकिन चूंकि पर्वतारोहण का मुझे कोई निजी ये नहीं था, तो बस उनसे सुनी हुई बातें थी, इसलिए मुझे शोध करना पड़ा। पहाड़ों से जुड़ा रहना, या आप पहाड़ों की हैं, हिमाचल से हैं आप, तो उससे भी कुछ मौसम और इन चीज़ों के बारे में थोड़ा अनुभव तो आपको भी रहा ही होगा। हाँ बिल्कुल रहा, बिल्कुल, क्योंकि वो भी हिमाचल के थे और मुझे जब उनका बचपन लिखना पड़ा तो मुझे बहुत मदद मिली, क्योंकि समझिए कि मेरा और उनका बचपन, मतलब मैं तो दिल्ली में पली बड़ी ये हुई, लेकिन वहाँ की आबो हवा, वहाँ का वातावरण, ये जीवन, ये सब मदद मिली इसमें मुझे। बहुत बढ़िया। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि शोध करें, आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी रचना चाहते हैं, प्रस्तुति करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आजकल कृतियों में और प्रस्तुतियों में, इन दोनों के बीच में अंतराल घट गया है, और जब कृतियों और प्रस्तुतियों के बीच में अंतराल घटता है तो रची गई चीज की उम्र कम हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है, क्वालिटी उसकी नहीं बनती है, गुणवत्ता। और आजकल मैं देख रहा हूँ, इस पर आपकी भी राय जानना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा आउटपुट आ रहा है, बहुत लोग लिख रहे हैं, ये अच्छा भी है, सुखद भी है कि लोग लिखने की ओर उन्मुख हो रहे हैं, लेकिन क्या मतलब अगर सब लिखेंगे तो फिर पाठक और श्रोता कौन होगा, ये मेरी बहुत बड़ी चिंता है। मुझे लगता है विमलेंदु, अगर आप बहुत सारे हम अभिनेताओं को देखते हैं, अगर आप 1 फिल्म हिट हो गई आपकी और वो बन के आप रह गए, तो कोई फायदा नहीं है। आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो सबसे पहले मैं कहूंगी पढ़िए। लिखने की जल्दी क्यों है? आप देखिए ना, मैंने 20 वर्ष तक जो लिखा वो लिखती गई, जमा होता गया। लोग सोचते हैं आज मैंने एक कविता लिख दी, उसको फेसबुक पर डाल दूं, उस पर मेरे मित्र बंधु सखा लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, वाह कर देंगे। कोई आलोचक उसको नहीं देख रहा है, तो नहीं बोलेगा, है ना? तो वही बात है, आप पहले पढ़िए, अपने पुराने लोगों को पढ़िए, अपने पूर्वजों को पढ़िए, आप प्रेमचंद से लेके अब तक पढ़िए। एक चीज पर मुझे आपने, क्योंकि आप मेरा विचार जानना चाह रहे हैं, आजकल के हमारे बहुत सारे तथाकथित बेस्ट सेलर्स जो राइटर्स हैं, मैंने उनके कुछ पॉडकास्ट देखे, उन्होंने कहा प्रेमचंद को पढ़ने की क्या जरूरत है? तो मुझे मन ही मन हंसी भी आई। इतनी आत्ममुग्धता ठीक नहीं है। मुझे लगता है
हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? अपने पूर्वजों को जानना चाहिए, उस संस्कृति को जानना चाहिए। तो साहित्य की संस्कृति को भी जाने, साहित्य के धर्म को जाने, और उसके बाद हम अपने को आकलन कर सकते हैं कि हम कहाँ ठहर रहे हैं। लेकिन आजकल बस वो उनका कहना है, हमको जो मन में आ रहा है वो हम लिख रहे हैं। तो ठीक है, वो आजकल एक जल्दबाजी में जैसे एक बार शोर हुआ, उसके बाद में वो बहुत अच्छे, बहुत लोग आ रहे हैं। बहुत सुंदर, तो पाठक सुंदर बात कही आपने। पहले पढ़िए, आप पहले हजारों सैकड़ों दर्जनों आप चीजों को पढ़िए और फिर आप उनका मनन कीजिए। एक होता है ना पठन, एक होता है मनन, एक होता है निधिध्यासन। ये 3 चीजें हैं स्वाध्याय की, तो वो थोड़ी सी कमी है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपकी इस बात को सुनकर मुझे अज्ञे का वो कथन याद आता है जब वो कहते हैं कि साहित्यिक प्रौढ़ता प्राप्त करने के लिए रूढ़ी की साधना परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो रूढ़ी की साधना होती रहे। बातें इतनी ज्यादा रोचक हो रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं, और बात में से बात निकल रही है, और बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, जानी चाहिए भी। लेकिन हम सब वक्त की कैद में जिंदगी है, तो उसको मानना चाहिए हमें। तो अभी के लिए तो विराम देना चाहेंगे, लेकिन ये कहते हुए कि बातें अभी बाकी हैं, और हम अगले चरण में फिर से बातें करेंगे, अलग अलग कृतियों पर बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। 2 चीज़ें वही रहेंगी, मैं यहीं बैठा रहूँगा, ये पीपल का पेड़ यहीं रहेगा, ये पत्ते ऐसे ही रहेंगे, हवा ऐसी ही चलती रहेगी, और हो सकता है कि अगली बार भी श्रीमती भावना शेखर भी हमारे साथ हों। तो उस वक्त आप खत्म करें उसके पहले मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जी बेशक, अ वेरी हेल्दी इंटरप्शन, आपका हक है। मुझे लग रहा है कि विमलेंदु जब बात करते हैं ना, तो फिर जो उत्तर देने वाला है ना, वो भी उस पर भी विमलेंदु जी का असर आता है। इतने हरफन मौला है, मैं खुद इनकी बहुत बड़ी कायल हूँ। और उसके बाद ये जो आपने प्रकृति के खुले मंच के नीचे इतनी खूबसूरत साज सज्जा के साथ, और ये जो लालटेन जल रही है, मुझे लग रहा है मतलब लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे मेरे साक्षात्कार हुए, लेकिन आज का ये जो, और मुझे लग रहा है युवाओं की जो टीम मैंने सुना आपसे इसके पीछे है, उन सबको साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं, और मुझे बहुत आनंद आया। और विमलेंदु, अब आप इसका पुनः इसका आप इतिश्री कर सकते हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला अपने व्यस्ततम दिनचर्या से और यहाँ पर उपस्थित रहीं। तो बातें तो चलती रहेंगी, ऐसे ही बातें होती रहेंगी जीवन के हर मसले पर, हर मुद्दे पर। लोग बदलेंगे, मैं यहीं रहूँगा, पीपल का पेड़ यही रहेगा, पत्ते यही रहेंगे, आवाज़ें यही रहेंगी। तो इसी उम्मीद में कि बातें चलती रहें, कभी ख़त्म ना हो, प्रेम बढ़ता रहे, मोहब्बत बनी रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।